डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के 100 क्वेश्चंस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे आपके NMMS एग्ज़ाम के लिए। मैं लगभग आपको सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के 1000 क्वेश्चंस करवाऊंगा। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद आने वाले वीडियोज़ में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। आपने साथ के साथ करते रहना है, आपने अपना आंसर चेक करना है। लगभग 150 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पंजाब राज्य में मिट्टी के नीचे कुछ खंडर मिले जिनसे रेलवे वाले लोगों ने ईंट प्राप्त की। ये खंडर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराना स्थल थे। इनका संबंध कौन सी संस्कृति से है? तो आप गैस कीजिए, इनका संबंध कौन सी संस्कृति से है। तो इसका संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष तो मिले ही हैं, साथ ही पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां हमें किस बात की ओर संकेत देती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बच्चों के खेलने का, सूत कताई का, मिट्टी से बर्तन बनाने का, औजार बनाने का। तो इसका आंसर होगा बी, सूत कताई का। ठीक है, क्योंकि जो तकलियां हैं, तकलियों से सूत काता जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कड़े हुए कपड़े पहनते थे। इस बात का हमें निम्न में से किस तथ्य से पता चलता है? ए है कढ़ाईदार बर्तनों से, बी है सोने चांदी के कढ़ाई वाले बर्तनों से, मूर्ति द्वारा पहने गए कढ़ाईदार वस्त्रों से, कढ़ाई गुलदस्तों व फूलदानों से। तो इसका आंसर होगा सी, मूर्ति द्वारा पहने गए कढ़ाईदार वस्त्रों से। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्वामित्र कह रहे हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। विश्वामित्र ऋषि के इस कथन से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? नदियाँ बछड़ों की गायों की तरह चाटती है, नदियाँ घोड़ों की तरह दौड़ती हैं, नदियाँ घोड़े गाय और बछड़े हैं। विश्वामित्र के समय घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया जाता था। तो इसका आंसर होगा डी, विश्वामित्र के समय घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रह्मागिरी में एक कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, परंतु दूसरी कब्र से सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। ये दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? सामाजिक स्थिति में भिन्नता को, मृतक के प्रयोग आने वाली वस्तुओं को, सोने के गहने बनाने की कला को, मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग को। तो इसका आंसर होगा ए, सामाजिक भिन्नता, सामाजिक स्थिति में भिन्नता को। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हमारे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। कब्रों में मिले कंकाल को कैसे पहचाना जाए कि उनमें से कौन सा कंकाल पुरुष का है और कौन सा कंकाल स्त्री का है? तो इसका आंसर होगा कब्र से मिले गहनों से, कूल्हे की हड्डी के आकार से, कब्र से मिले बर्तनों से, कब्र के आकार से। तो इसका आंसर होगा बी, कूल्हे की हड्डी के आकार से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना इसको। 7th है, आज से 2000 वर्ष पूर्व महर्षि चरक जो प्रसिद्ध वैद्य थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का गहन अध्ययन करके मानव शरीर की हड्डियों की संख्या 360 बताई। यह वर्णन उनकी डैश पुस्तक में मिलता है। तो कौन सी पुस्तक में मिलता है? आयुर्वेद, चरक संहिता, आयुर्विज्ञान, ऋग्वेद। तो इसका आंसर होगा 7वें का आंसर होगा सी, चरक संहिता। नेक्स्ट है, पुरास्थलों की खुदाई से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिनमें थालियां और कटोरियां मिली हैं। ये पात्र पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं तथा इन पर चित्रकारी की गई है। इन बर्तनों को किस नाम से जाना जाता है? तो 8वां है, मिट्टी के पात्र, ब्लैक एंड रेडवेयर, टेराकोटा के पात्र, चित्रित धूसर पात्र। तो 8वें का आंसर होगा डी, चित्रित धूसर पात्र। 9वां है, जब हम प्राचीन भारतीय शासकों का जिक्र करते हैं तो बहुत ही शक्तिशाली
दो बहुत ही शक्तिशाली शासकों के नाम स्वतः ही जुबान पर आ जाते हैं। इनके नाम है बिंबिसार और अजातशत्रु। ये भारत के कौन से जनपद के शासक थे? तो कौन से जनपद के शासक थे? मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह। तो 9वें का आंसर होगा ए, मगध। 10वां क्वेश्चन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था स्थापित की जिसे गणतंत्र प्रजातंत्र कहते हैं। इसमें दासों और स्त्रियों को छोड़कर उन सभी पुरुषों को नागरिकता प्राप्त थी जिनकी आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष। तो 10वां है, 10वें का आंसर होगा बी, 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11वां है, 2500 वर्ष पूर्व एथेंस की प्रजातंत्र व्यवस्था में आयु तो 30 वर्ष थी, लेकिन कुछ लोगों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। इनमें प्रमुख थे। तो कौन से लोग थे जिनको नागरिकता नहीं थी? सैनिकों को, स्त्री और दासों को, पुजारियों को, ग्रामीणों को। तो 11वें का आंसर होगा सी, स्त्री और दासों को। औरतों और दासों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। तो 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म बताना है कितने वर्ष पर? 2000 वर्ष, 2500 वर्ष, 3000 वर्ष, 3500 वर्ष। तो इसका होगा 12वें का हमारा होगा बी, लगभग 2500 वर्ष। 13वां है, महात्मा बुद्ध महलों के सुख को छोड़कर ज्ञान की खोज में वर्षों तक खाक छानते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए आज के बिहार स्थित बोध गया में एक पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और यही ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह पेड़ कौन सा था? तो पेड़ बताना है पीपल, बरगद, आम, शीशम। तो 13वें का आंसर होगा हमारा ए, पीपल। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की थी। क्वेश्चन नंबर 14, बोध गया बिहार से महात्मा बुद्ध अपने नज़दीकी शहर चले गए, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहले प्रवचन दिए। यह वही शहर है जो अपेन स्तूप और महाराजा अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। शहर का नाम बताओ। तो शहर का नाम बताना है गया, कौशाम्बी, सारनाथ, मगध। तो 14वें का आंसर होगा बी, सारनाथ। 15वां है, जब किसा गोमती का पुत्र मर गया तो वह लोगों से पुत्र को जीवित करने के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो किसने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ध्यान रहे कि बीज उस घर के हों जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। ये कथन किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, राजा राम मोहन राय। तो 15वें का आंसर होगा हमारा सी, ये कथन महात्मा बुद्ध ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी श्रृंखला किस नाम से जानी जाती है? और ये श्रृंखला उत्तरी भारत में वर्षा करने में भी सहायक नहीं है। तो इसका आंसर होगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो 16वें का आंसर होगा सी, विंध्याचल की पहाड़ियाँ। 17वां क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने उस करीबी मित्र व दरबारी का नाम बताइए जिसने अकबरनामा और आईने अकबरी नामक पुस्तकें लिखी। तो किसने लिखी थी अकबरनामा और आईने अकबरी? उस लेखक का नाम बताना है। बीरबल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन फैजी। तो इसका आंसर होगा 17वें का आंसर होगा बी, अबुल फजल। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी मेहरुनिसा को कौन सा खिताब उपाधि मिली? मेहरुनिसा को कौन सी? कोहे-नूर, मुमताज महल, नूर जहां, मरियम उज्जमानी। तो 18वें का आंसर होगा सी, नूर जहां। 19वां, अकबर सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उसने सभी धर्मों का अध्ययन किया और एक बीच का रास्ता निकाला। तो बताइए, अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया? तो अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था? वहाबी, इस्लाम, ईसाई, दीन इलाही। तो 19वें का आंसर होगा डी, दीन इलाही। नेक्स्ट है 20वां, सुलह कुल की नीति चलाई। सुलह कुल की नीति किसने चलाई थी? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो 20वें का आंसर होगा डी,
अकबर ने चलाई थी। 21वां है कुतुब मीनार का निर्माण निम्न में से किसने कराया, किसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। तो 21वां है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक और इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और इब्राहिम लोदी। तो 21वें का आंसर होगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। 22वां, खजुराहो के मंदिरों में निम्न में से किसको जाने की अनुमति थी। खजुराहो के मंदिर में कौन जा सकता था। सामान्य जनमानस, केवल राजकीय जनों, राजकीय व सामान्य जन, पुजारी, पंडित। तो 22वें का आंसर होगा बी, केवल राजकीय जनों, यानी कि जो राजा से संबंधित होते थे, राजा के संबंधित होते थे वही जा सकते थे। 23वां है तंजावुर के राजा राजेश्वर जैसे अत्यधिक ऊंचे शिखर पर भारी पत्थरों को पहुंचाने के लिए प्राचीन काल में लोगों ने कौन सा तरीका अपनाया। तो कौन सा तरीका अपनाया, ताकतवर लोगों द्वारा, हाथियों द्वारा, चढ़ाईदार रास्ता द्वारा, क्रेनों द्वारा। तो 23वें का आंसर होगा बी, हाथियों के द्वारा। 24वां है लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथक पहाड़ियों के आसपास बसे लोगों ने आखेट और संग्रहण के अतिरिक्त कुछ फसलें भी उगाना आरंभ किया। इनमें से सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24वां, सबसे पहले चावल तथा कपास, ज्वार बाजरा, गन्ना व पटसन, जौ और गेहूं। तो 24वें का आंसर होगा डी, सबसे पहले जौ और गेहूं की फसल लगाई गई। क्वेश्चन नंबर 25 है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री जिस किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं यह किला बनवाया। तो प्रधानमंत्री जिस किले से करते हैं राष्ट्र को संबोधित, वो किला किसने बनवाया था। तुर्कों ने, खिलजियों ने, पठानों ने, मुगलों ने। तो 25वें का आंसर होगा डी, मुगलों ने। 26वां, प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी आयु कितनी थी। यानी कि जब बाबर राजा बना वहाँ का फरगना का, तो उसकी आयु कितनी थी। 12 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो 26वें का आंसर है ए, 12 वर्ष। 27वां, मुगल शासकों का कौन सा क्रम ठीक है। तो कौन सा क्रम ठीक है, यानी कि सबसे पहले कौन सा मुगल शासक बना, फिर उसके बाद कौन सा। तो 27वें का आंसर होगा, 27वें का आंसर होगा डी, सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये क्रम सही है। 28वां, निम्नलिखित में से सलीम किस मुगल बादशाह का नाम है। सलीम किस मुगल बादशाह का नाम है। हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो 28वें का आंसर होगा हमारा बी, तो सलीम किसका नाम है, जहांगीर का। क्वेश्चन नंबर 29, मुगलों के शक्तिशाली होने के उपरांत भी कई भारतीय शासकों ने इनका जबरदस्त विरोध किया, जबकि अधिकतर शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली थी। सबसे अधिक विरोध करने वाले कौन से शासक थे। सिसोदिया राजपूत, मराठा, बुंदेल, आमेर के शासक। तो इसका आंसर होगा 29वें का आंसर होगा ए, सिसोदिया राजपूत। 30वां, सुल्तान महमूद गजनवी ने कौन से विद्वान को अपना लेखा जोखा रखने का कार्य सौंपा। अल इद्रिसी, इब्न बतूता, अल बरूनी, मिनहाज ए सिराज। तो इसका आंसर होगा 30वें का आंसर होगा बी, अल बरूनी। 31वां है राजा राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, कौन सी सन ईस्वी में राजा बना। 1885, 1895, 995 ईस्वी, 985 ईस्वी। तो 31वें का आंसर होगा बी, 995 ईस्वी। 32वां क्वेश्चन है सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया को पहली भारतीय महिला शासक थी, सिंहासन पर कब बैठी थी। तो इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया, वो कब बैठी थी सिंहासन पर। 1236, 1226, 1246, 1240 ईस्वी। तो 32वें का आंसर होगा ए, 1236 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 33, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है। 2, 3, 4, 5। तो 33वें का आंसर होगा बी, 3। 34वां है आज सारी दुनिया
हमारे देश को इंडिया के नाम से जानती है। ये शब्द इंडस से बना है और ये एक अत्यधिक प्रसिद्ध भारतीय नदी का नाम भी है, जिसका संस्कृत में अर्थ है हिंदू, सिंधु, बंधु, संधु। तो 34वें का है बी, सिंधु। सिंधु नदी के नाम से ही इंडिया का नाम पड़ा है इंडस, इंडस से इंडिया बना। 35वां, पाषाण काल में पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसे स्थान तलाश करते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। यहीं पर लोग पत्थर के औजार बनाते। उन स्थलों को आज हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन स्थलों को? फैक्ट्री, कारखाने, उद्योग स्थल, वर्कशॉप। 35वें का ए। तो इसका आंसर होगा सी, उद्योग स्थल। 36वां, अति प्राचीन काल में बारिश, धूप, हवाओं तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए रहते थे। अति प्राचीन काल में बारिश, धूप, हवाओं तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए रहते थे गुफाओं और कंदराओं में। यानी कि जो इंसान है वो कहाँ रहता था? मनुष्य कहाँ रहता था? बाड़ों में, झोपड़ियों में, पक्के मकान बनाकर। तो 36वें का आंसर होगा हमारा ए, गुफाओं और कंदराओं में। ठीक है, तो प्राचीन काल में कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था इंसान। 37वां, गुरु के समीप बैठना कौन से ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ है? पुराण, वेद, कुरान, उपनिषद। तो 37वां है, इसका आंसर होगा डी, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट है हमारे पास 38वां, उपनिषद संकलन है अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का, साधु संतों के बीच बातचीत का, ऋषि मुनियों के बीच बातचीत का, धर्म संस्थापक और उनके अनुयायियों के बीच बातचीत का। तो उपनिषद में क्या है इनमें, इन चारों में से? तो 38वें का आंसर होगा ए, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का। तो उपनिषदों में यही है। 39वां, किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये विचार कौन से विचारक के हैं? उनके अनुयायी आज भी जीव हत्या को महापाप मानते हैं। तो ये किसके विचार हैं? महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो 39वें का आंसर होगा बी, महावीर जैन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा बुद्ध और महावीर जैन दोनों ने ही अपनी शिक्षा आम जनमानस की भाषा में दी, जो आसानी से आम आदमी की समझ में आ जाती थी। उस समय बिहार में आम आदमी की भाषा कौन सी थी? संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत, खड़ी बोली। तो 40वें का आंसर होगा सी, प्राकृत। 41वां क्वेश्चन है, बुद्ध तथा जैन भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम कर शिक्षा देते थे, परंतु वर्षा ऋतु में सफ़र में परेशानी होती, इसलिए कुछ शरण स्थलों का निर्माण किया गया। इन शरण स्थलों को किस नाम से पुकारा जाता था? जहाँ पे वो रुकते थे बौद्ध और जैन भिक्षु, क्या बोलते थे उनको? रैन बसेरा, रेस्ट हाउस, सराय, विहार। तो 41वें का आंसर होगा हमारा डी, विहार। क्वेश्चन नंबर 42, महावीर तथा बुद्ध दोनों ही मानते थे कि घर गृहस्थ त्यागने पर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अतः घर का त्याग करने वाले लोगों के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जहां वे लोग साथ रह सकें। इस संगठन को उन्होंने क्या नाम दिया? संघ, विहार, स्तूप, गण। तो 42वें का आंसर होगा ए, संघ। 43वां है, भारत में अब जैन और बौद्ध धर्म लोकप्रियता प्राप्त कर रहे थे। लगभग उसी समय ब्राह्मण मनुष्य जीवन को 4 भाग ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में बांटकर जीवन जीने का तरीका लोगों को बता रहे थे। जीवन की इस व्यवस्था को कहा जाता था भिक्षु व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संघ व्यवस्था, गण व्यवस्था। तो 43वें का आंसर होगा बी, आश्रम व्यवस्था। 44वां है, क्या आश्रम व्यवस्था एवं वेदों के अध्ययन की स्त्रियों को अनुमति थी? तो इसका फर्स्ट है, स्त्रियां बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। स्त्रियां अपनी मर्जी से भाग लें या ना लें, भाग नहीं ले सकती थी, भाग लेना आवश्यक था। तो 44वें का आंसर होगा सी, भाग नहीं ले सकती थी। 45वां है, आश्रम व्यवस्था में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान था?
स्त्रियां पूर्ण स्वतंत्र थी। अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का अनुसरण पूर्ण रूप से परतंत्र थी। स्त्रियों का मिला जुला व्यवहार था। तो 45वें का आंसर होगा बी, अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का अनुसरण। क्वेश्चन नंबर 46 है, जरदुरुस्त एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जो उनका संकलन है वो कहाँ मिलता है? जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में। जरदुरुस्त की मूल शिक्षा का सूत्र है अहिंसा परमो धर्म, सर्वधर्म समभाव, सदविचार सदवचन सदकार्य, जियो और जीने दो। तो 46वें का आंसर होगा सी, सदविचार सदवचन सदकार्य। क्वेश्चन नंबर 47 है, आज से 2800 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने एक महान साम्राज्य की स्थापना की। इस महान कार्य में उनकी मदद एक बुद्धिमान व्यक्ति कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। उनके विचार कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक में मिलते हैं, यानी कि चाणक्य के विचार? राजतरंगिणी, पुराण, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र। तो 47वें का आएगा डी, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी थी। उसके बाद है 48वां क्वेश्चन, यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मैग्स्थनीज कौन सी भारतीय राजा के दरबार में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, कनिष्क। तो इसका आंसर होगा 48वें का ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक पहला शासक था जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाए। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख कौन सी भाषा और लिपि में लिखे गए? संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि, प्राकृत भाषा देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, वैदिक संस्कृत देवनागरी लिपि। तो 49वें का आंसर होगा बी, प्राकृत भाषा देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 50 है, अशोक में महान परिवर्तन कलिंग विजय के पश्चात आया। कलिंगा कौन से प्रदेश का पुराना नाम है? तो कलिंग कौन से प्रदेश का पुराना नाम है? उत्तर प्रदेश का हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल का हिमालय क्षेत्र, बंगाल का तटवर्ती क्षेत्र, उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र। तो 50वें का आंसर होगा डी, उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 51, अशोक ने कौन से धर्म विशेष के प्रचार व प्रसार के लिए अपने दूत सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका भेजे? हिंदू, वहाबी, धम्म, जैन। तो 51वें का आंसर होगा सी, धम्म। क्वेश्चन नंबर 52, चीन की दीवार की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? 3400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 5400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो 52वें का आंसर होगा डी, 6400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 53, चीन की महान दीवार का निर्माण कार्य लगभग कितने वर्षों तक चलता रहा? 3000 वर्षों तक, 1500 वर्षों तक, 2000 वर्षों तक, 2500 वर्षों तक। तो 53वें का आंसर आएगा सी, लगभग 2000 वर्षों तक। 54वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कितने वर्ष पूर्व हुई? तो 2100 वर्ष पूर्व, 2300 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 2400 वर्ष पूर्व। तो 54वें का आंसर होगा बी, 2300 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 55, प्राचीन काल में इस महाद्वीप में मानव ने लोहे से हल के फाल, हंसिया, दराती आदि का निर्माण कार्य कब आरंभ किया? 2000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व। तो 55वें का आंसर होगा सी, 3000 वर्ष पूर्व। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व तमिल में रची गई प्राचीनतम रचनाएं जिनका संकलन कवि सम्मेलनों में किया गया। उत्तर वैदिक साहित्य, पुराण, वैदिक साहित्य, संगम साहित्य। तो 56वें का आंसर होगा डी, संगम साहित्य। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक अज्ञात यूनानी नाविक ने भारत की वैरीगाजा बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह अत्यंत संकरी थी तथा यहाँ शराब, तांबा, टिन, मूंगा व पुखराज व कपड़े, सोना चांदी आयात किए जाते थे। यहाँ बैरीगाजा कौन सी बंदरगाह को कहा है? बैरीगाजा उसने कौन सी बंदरगाह को कहा है? भरूच, सूरत, भावनगर, वेरावेल। तो इसका 97 का आंसर होगा 57 का भरूच।
क्वेश्चन नंबर 58, मथुरा कृष्ण भक्ति का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ बौद्ध विहार तथा जैन मंदिर भी हैं। यहाँ अनेक अभिलेख मिले हैं। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा किन लोगों की दूसरी राजधानी रहा? हुण, कुषाण, चोल, पांड्य। तो 58 का आंसर होगा बी, कुषाण। क्वेश्चन नंबर 59, 2200 से 1900 वर्ष पूर्व अरिकामेडु अर्थात पुदुचेरी का वर्णन मिलता है, जिससे खुदाई के दौरान लाल चमकदार बर्तन मिले। इन बर्तनों का नामकरण इटली के मशहूर शहर के नाम पर हुआ। इसका नाम है ब्लैक एंड रेडवेयर टेराकोटा एरेटाइन चित्रित धूसर पात्र। 59 का आंसर होगा सी, एरेटाइन। क्वेश्चन नंबर 60 है, रोम ईंटों का शहर था जिसे हमने संगमरमर का बनाया। 2000 वर्ष पूर्व ये शब्द रोम के एक शासक ने कहे। उसने रोम में बड़े बड़े रंग महल, स्नानागार, महल, मंदिर बनवाए। इस महत्वपूर्ण शासक का क्या नाम था? एंटोनी, कैलेपेट्रा, गेस ऑकिटावस, जूलियस सीजर, ऑगस्टस। तो 60वें का आंसर होगा डी, ऑगस्टस। क्वेश्चन नंबर 61, प्राचीन काल में दक्षिण भारत में लोग दालचीनी, काली मिर्च, सोना, मसाले आदि निर्यात होते थे। रोम में काले सोने के नाम से प्रसिद्ध था। जो रोम है यानी कि इटली है, उसमें क्या प्रसिद्ध था काले सोने के नाम से? क्वेश्चन नंबर 61 है, काली मिर्च, दालचीनी, सींग से बने सामान, सोने की मूर्ति के आभूषण। तो उसका 61वें का आंसर होगा। 61वें का आंसर है हमारा ए, काली मिर्च। काली मिर्च को रोम में काले सोने के नाम से पुकारा जाता था, प्रसिद्ध था मतलब वो। 62वां, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार 7000 वर्ष पूर्व किस जगह हुआ? आज से 7000 वर्ष पूर्व हुआ। यूनान, चीन, ग्रीस, भारत। तो 62वें का आंसर आएगा बी, यानी कि रेशम की खोज कहाँ पे हुई? चीन में हुई। क्वेश्चन नंबर 63, राजा कनिष्क के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि अश्वघोष रहते थे। उन्होंने अपने समय के प्रसिद्ध धर्मगुरु की जीवनी लिखी। इस पुस्तक का नाम बताओ। कनिष्क चरितम, महावीर चरितम, हर्ष चरितम, बुद्ध चरितम। तो 63 का आंसर होगा डी, बुद्ध चरितम। 64 है, बौद्ध धर्मानुसार जो लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, परंतु इसकी बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझते हैं, कहलाता है? निर्वाण, महायान, बोधिसत्व, ज्ञान। तो 64वें का आंसर है हमारा बी, बोधिसत्व। क्वेश्चन नंबर 65 है, उस चीनी यात्री का नाम बताओ जो सोना, चांदी, चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्ति तथा 600 से अधिक पांडुलिपियाँ 200 घोड़ों पर लाद कर चीन ले गया, परंतु 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब वह सिंधु नदी पार कर रहा था। तो 65वें का आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 66, गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस स्थान पर दिया था? ज्योतिसर, अमृतसर, मुक्तसर, थानेसर। तो 66वें का आंसर होगा ए, ज्योतिसर। क्वेश्चन नंबर 67, हर्षवर्धन जब दक्षिण में नर्मदा नदी को पार कर दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था तो उसे सुप्रसिद्ध चालुक्य राजा ने रोक लिया। उसका नाम बताओ। विक्रम द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम। तो 67 का आंसर होगा सी, पुलकेशिन द्वितीय ने उसको रोका था। क्वेश्चन नंबर 68, दिल्ली कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ 7.5 मीटर ऊंचा और 3 टन से भी ज़्यादा वजन का है। यह 1500 वर्षों से ज्यों का त्यों खड़ा है। इसमें किस शासक का नाम अंकित है? किसका नाम उस पर लिखा हुआ है? 68 का आंसर क्या होगा? तो उसमें लिखा हुआ है चंद्र। ठीक है, ये नाम वहाँ पे चंद्र का लिखा हुआ है। 69, ऐतिहासिक रचना
मेघदूत के रचयिता हैं। मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत किसने लिखी है? तो मेघदूत लिखी है कालिदास ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, पुराणों और महाभारत दोनों के संकलन करता एक ऋषि हैं। इन पवित्र पुस्तकों को किसने संकलित किया? पुराण और महाभारत को किसने लिखा है ये बताना है हमने। व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास। तो 70वें का आंसर है व्यास। ठीक है, ऋषि व्यास ने लिखा है महाभारत को और पुराणों को। वृत्त की परिधि, दिन रात का बनना, शून्य आदि की जानकारी आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में दी है। तो आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक में दी है ये जानकारी? नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मेघदूत, आर्यभट्टीय। तो उसका नाम ही यही है। ठीक है, आर्यभट्टीय। क्वेश्चन नंबर 72, कागज का आविष्कार किसने किया? तो कागज का आविष्कार एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग, अल ख्वारिज़मी, लेविस ई वाटरमैन, काई लून। तो 72वें का आंसर है हमारा डी, काई लून। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे राजकुमार अर्थर को कौन सी पदवी दी गई थी? ड्यूक ऑफ कैनॉट, सम्राट, कोहिनूर, सरताज। तो 73वें का आंसर है हमारा ए, ड्यूक ऑफ कैनॉट। क्वेश्चन नंबर 74, उपनिवेशिक काल के गवर्नर जनरलों का काल क्रमानुसार अपने 5 गवर्नर जनरलों में निम्न में से कौन सा ठीक है? तो बताना है हमने कौन सबसे पहले बना, फिर उसके बाद कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना। तो 74 का आंसर है हमारा सी, पहले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, ब्रिटिश भारत का इतिहास नाम पुस्तक सन 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने लिखी, उनका नाम है। तो 75वें का आंसर क्या होगा? 75वें का आंसर होगा ए, जेम्स मिल ने लिखी है ये। क्वेश्चन नंबर 76, महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे पांडुलिपि, नोट्स, रिपोर्ट्स आदि को हिफाजत से रखने के लिए किस स्थान का प्रयोग करते हैं? वहाँ मतलब उनको किस स्थान पर रखते हैं? स्नानागार, शास्त्रागार, वस्त्रागार, अभिलेखागार। तो 76वें का आंसर होगा अभिलेखागार। क्वेश्चन नंबर 77, प्रत्येक 10 वर्ष विधिवत जनगणना कौन से काल से आरंभ हुई? आधुनिक काल से, मुगल काल से, प्राचीन काल से, औपनिवेशिक काल से। तो 77 का आंसर है डी, औपनिवेशिक काल से। जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज हुआ तब से 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से चार्टर प्राप्त किया, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? 78वें का आंसर होगा, 78वें का आंसर होगा डी, इंग्लैंड की कोई अन्य कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती। 79, 1498 ईस्वी में एक खोजी नाविक वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत पहुंचने का मार्ग पता लगाया, वह मूल निवासी था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन। तो इसका आंसर होगा बी, पुर्तगाल। 80वां क्वेश्चन है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में इस नदी के किनारे स्थापित हुई। किस नदी के किनारे स्थापित हुई? गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, दामोदर। तो 80वें का आंसर होगा डी, दामोदर। क्वेश्चन नंबर 81, कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किस भारतीय शासक से मिला? 81वें का आंसर होगा तो अकबर, बहादुर शाह, जफर, शाहजहां, औरंगजेब। तो 81वें का आंसर है डी, औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाबों का कालक्रम किस प्रकार का है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल में कौन कौन से नवाब बने, उसका ऑर्डर बताना है हमने कि पहले कौन सा बना, फिर उसके बाद कौन सा बना, फिर उसके बाद कौन सा बना। तो 82वें का आंसर होगा ए, सबसे पहले मुर्शिद कुली खान बना, फिर अलीवर्दी खान बना, फिर सिराजुद्दौला बना। क्वेश्चन नंबर 83, कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य मतभेद का मुख्य कारण कौन सा था? कंपनी की शुल्क मुफ्त व्यापार की चाहत, कंपनी शुल्क देना चाहती थी, बंगाल के नवाब शुल्क लेना नहीं चाहते थे, नवाब
व्यापार के विरोधी थे। तो इसका आंसर क्या होगा 83 का आंसर? 83 का आंसर है हमारा ए। ठीक है, 83 का आंसर हमारा क्या है? ए आंसर है इसका। 84वां 1757 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के मध्य प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र। तो रॉबर्ट क्लाइव और कौन से नवाब के बीच में युद्ध हुआ था? तो 84वें का आंसर है हमारा सी, सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। 85वां है अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, ये शब्द किस अंग्रेज अधिकारी ने कहे? रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग्स, वेल्सली और बेंटिंग। तो इसका आंसर होगा 85वें का आंसर होगा ए, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 86 अब हमें खुद नवाब बनना पड़ेगा, ये शब्द रॉबर्ट क्लाइव को इसलिए कहने पड़े क्यों कहने पड़े? नवाब पूरी तरह अंग्रेज़ों की बात मानने लगे थे, बंगाल के नवाबों को हराकर अंग्रेज़ों का बोलबाला हो चुका था, प्रत्येक नवाब अंग्रेज़ों का दुश्मन बन जाता था, प्रत्येक नवाब अंग्रेज़ों का दोस्त बन चुका था। 86वें का आंसर होगा सी, प्रत्येक नवाब अंग्रेज़ों का दुश्मन बन जाता था। क्वेश्चन नंबर 87 रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी ने जब दोबारा गवर्नर बनाया तो उसको कंपनी में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्य सौंपा गया। इस कार्यकाल के बाद उनको किस आरोप की सफाई देनी पड़ी? भ्रष्टाचार, कंपनी के कर्मचारियों पर अत्याचार, कत्ल के आरोप, भारतीयों पर अत्याचार। तो 87 का आंसर है ए, भ्रष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 88 1774 में रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु का कारण था। तो क्या कारण था? उनका कत्ल कर दिया गया था, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, वे युद्ध में मारे गए थे, बीमारी के कारण मर गए। 88वें का आंसर है हमारा बी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। 89 है ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नीति के कारण भारत की कई रियासतें, सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 व झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथों में चली गई। उस नीति का नाम बताओ कि वो कौन सी नीति थी? फूट डालो राज करो, विलय नीति, रॉलेट एक्ट, स्थायी बंदोबस्त। तो 89 का आंसर है हमारा बी, विलय की नीति। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्न स्तंभों का मिलान करो। मिलान करना है हमने। अब देखो 1770 में पड़ा बंगाल का अकाल, ईस्ट इंडिया कंपनी, दीवान तैनात, दत्तक पुत्र लेने की अनुमति नहीं। तो इसको हमने मिलान करना है इनको कि इसका सही उत्तर क्या है। तो 1793 ईस्वी, तो इसका आंसर होगा 90वें का आंसर होगा ए, बी, सी, डी, इसमें से हमने बताना है इसका मिलान करके, इस साइड से मिलान करके। ठीक है, तो 90वें का जो आंसर होगा वो है ए, यानी कि पहले को हम, जो पहला है उसको हम तीसरे से मिलाएंगे। ठीक है, पहले को तीसरे से मिलाएंगे और जो दूसरा है उसको चौथे से मिलाएंगे, दूसरे को चौथे से मिलाएंगे और जो तीसरा है उसको पहले से मिलाएंगे, तीसरे को पहले से मिलाएंगे और जो चौथा है उसको चौथे से ही मिलाएंगे। ठीक है, चौथा चौथे से मिल जाएगा। तो ये इसका है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 अंग्रेज़ों ने देश के विभिन्न भागों में किसानों को अपनी ज़रूरत की फसलें उगाने को मजबूर किया। इस विचार को ध्यान में रखकर स्तंभ का मिलान करो। बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, अनुमति नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन कौन सी फसलें लगाने के लिए मजबूर किया, कौन से राज्य में? 91 का आंसर है ए। ठीक है, 91 का आंसर भी क्या है? ए है। पहले को हम तीसरे से मिलाएंगे, यानी कि बंगाल को हम तीसरे से, बंगाल में पटसन लगाने पर मजबूर किया। और असम में दूसरे को हम चौथे से मिलाएंगे, चाय लगाने पर मजबूर किया। उत्तर प्रदेश में क्या लगाया? उत्तर प्रदेश में क्या? गन्ना। और पंजाब और इसमें गेहूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 उचित मिलान करना है इसमें भी। चंपारण आंदोलन। ठीक है, तो इसका चलो मैं उत्तर बता देता हूँ। 92 का उत्तर है हमारे पास, इसका आंसर होगा
या 92 का है हमारे पास डी। तो पहले को हम तीसरे से मिलाएंगे, और दूसरे को हम, जो दूसरा है उसको हम चौथे से मिलाएंगे, और जो तीसरा है उसको हम पहले से मिलाएंगे, और जो चौथा है उसको हम दूसरे से मिलाएंगे। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, ये खुद को जंगल की संतान मानते हैं, केवल जंगल की उपज पर जिंदा रहते हैं, मजदूरी करना अपमान समझते हैं, दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते, इस आदिवासी जाति की पहचान करो। कौन सी आदिवासी जाति है वो? लवाड़िया, खोंड, बैगा, डोंगरिया। तो इसका आंसर होगा सी, बैगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, 1856 में कौन से गवर्नर जनरल ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो इसका आंसर कैनिंग, डलहौजी, लॉरेंस, बेंटिंग। तो इसका आंसर होगा 94 का आंसर होगा ए, कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 95, उचित मिलान करना है हमने। एक तरफ पूरा स्थल दिए हैं, दूसरी तरफ वो कहाँ पर है उसका मिलान हमने करना है। चिरांद कहाँ पर है? बुर्ज होम, कोल्डी हवा, पेयमपल्ली। ठीक है, इसका मिलान करना है। तो 95 का जो आंसर है वो होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 96, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नागरिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की उचित व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता के दौरान वेदों की रचना की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। तो 96 का आंसर होगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान वेदों की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 97 है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर एक बंदरगाह नगर था? मिताथल, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर। तो 97 का आंसर होगा, 97 का आंसर होगा सी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 98 है, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र पुस्तक का विषय है। कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी उसका विषय क्या है, क्या टॉपिक है? धर्म, व्यापार, राजनीति, व्याकरण। तो इसका आंसर है 98 का आंसर होगा हमारा सी, राजनीति। क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 है, मौर्य साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौटिल्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध न लड़ने का निश्चय किया। समुद्रगुप्त मौर्य वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। तो 99 का आंसर होगा डी, ये असत्य बात है। समुद्रगुप्त मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सिल्क रूट पर किस वंश के शासकों का नियंत्रण था? तो सातवाहन वंश, कुषाण वंश, चोल वंश, चेर वंश। तो इसका 100वें का आंसर होगा बी, 100वें का आंसर होगा बी। तो इस वंश का, कुषाण वंश का सिल्क रूट पर नियंत्रण था। तो इस वीडियो में हम यही 100 क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।